हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं जीएसटी का 5th चैप्टर जिसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जिसके पहले 2 पॉइंट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम 3rd पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 3rd पॉइंट है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और रिवर्स चार्ज। ये पॉइंट जो है सेक्शन 9(3) के अंदर आता है। रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें ना जो टैक्स पे करता है ना वो रेसिपेंट होता है। रेसिपेंट यानी कि जो पर्सन सामान परचेज कर रहा है, यानी बायर जो होता है वो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करता है। नॉर्मली अगर हम देखें फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो है सप्लायर टैक्स पे करता है, यानी जो हमें सामान दे रहा है, जैसे कि शॉपकीपर है, नॉर्मली तो वो टैक्स पे करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर जो खरीद रहा है बायर, वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। ऐसा किन कंडीशंस में होता है, कब जो है बायर टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, वो कंडीशंस है। उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा सप्लायर इज़ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर सप्लायर ने खुद को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रखा, वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल ही नहीं है, उस केस में रेसिपेंट टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। सेकंड रहेगा रेसिपेंट इज़ रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपेंट ने खुद को रजिस्टर्ड करवा रखा है, यानी कि उसकी इनकम ज़्यादा होती है, वो हर साल टैक्स पे करता है और उसने खुद को रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट्स के अंदर आता है अगर रेसिपेंट, तो वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। थर्ड पॉइंट रहेगा पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जहाँ पे टैक्स की पेमेंट रिवर्स चार्ज बेसिस पर हो रही है वहाँ पर रेसिपेंट जो है वो टैक्स पे करेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर रेसिपेंट ही लायबल होता है। फोर्थ पॉइंट रहेगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, यानी CGST एक्ट के जो भी प्रोविजंस सप्लायर के ऊपर अप्लाई होते थे ना, वो रिवर्स चार्ज बेसिस के अंदर रेसिपेंट के ऊपर अप्लाई होंगे। रेसिपेंट यानी कि जो सामान को खरीद रहा है वो होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम आज का, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, जो कि सेक्शन 9(4) के अंदर आते हैं। यानी कि अगर जिस सप्लायर ने खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, वो अगर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा, उसने खुद का रजिस्ट्रेशन तो करा नहीं रखा, वहाँ पे क्या आएगा, रेसिपेंट टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। तो देखते हैं कि अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने किया है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो टैक्स पे कौन करेगा, रेसिपेंट करेगा। रेसिपेंट इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है तभी वो टैक्स पे करेगा ना, तो पेमेंट ऑफ टैक्स को यहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस पर होगी। जब रेसिपेंट टैक्स पे कर रहा है तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस अप्लाई होगा, लास्ट पॉइंट में हमने देखा था। और ये भी पॉइंट हमने देखा था कि CGST एक्ट के जितने भी सारे प्रोविजंस है वो रेसिपेंट पर अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि वही टैक्स पे कर रहा है ना, तो प्रोविजंस भी उसी के ऊपर अप्लाई होंगे। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके अंदर आगे इसी को डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से प्रोविजंस है। 2 पॉइंट हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया रिवर्स चार्ज बेसिस में ही। इसमें फर्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स की पेमेंट जो है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे होएगी। क्यों? क्योंकि रेसिपेंट टैक्स पे कर रहा है इसलिए। सेकंड देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, यानी एक्ट के जो प्रोविजन है वो किसके ऊपर अप्लाई होंगे, रेसिपेंट के ऊपर होंगे, क्योंकि रेसिपेंट टैक्स पे कर रहा है। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है अफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5th पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये सेक्शन 9(5) के अंदर आता है। इसके अंदर क्या है कि सरकार ने कुछ ऐसी सर्विसेज बताई हुई हैं जिसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है लायबल होता है। सरकार ने कुछ सर्विसेज कैटेगराइज की हुई है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना वो बेसिकली सर्विसेज के ऊपर ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। और CGST एक्ट के जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ही अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे कर रहा है। बात यह है कि जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है ना, तो एक्ट के प्रोविजंस उसी पर्सन के ऊपर अप्लाई होंगे। अब जैसे कि इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं इसी पॉइंट को, कि कौन सा पर्सन लायबल टू पे टैक्स, कि कौन टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिकल यानी कंप्यूटर में सारे अपनी सर्विसेज का कितनी उसने सर्विसेज दी है उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है एक पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो वहाँ पे कौन टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। नॉर्मली अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो पर्सन है ना, जो ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, वो अगर टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर रहता है तो वो खुद ही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर नहीं रहता तो उस जगह पे उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहता होगा जो उसको शो कर रहा है कि मैं उस पर्सन की उस पर काम कर रहा हूँ, यानी वो उस पर्सन के नाम पे काम कर रहा है। उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो टैक्स पे करेगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसने कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट कर रखा होगा वो। अब देखो जैसे कि या तो वो खुद होगा, वहाँ पे खुद है अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर तो वो खुद टैक्स पे करेगा। अगर वो खुद नहीं है तो जो उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी उसका बेटा हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए उसका बेटा जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो टैक्स पे करेगा। अगर उसका बेटा नहीं है तो इट मीन्स उसने कोई बाहर का थर्ड पर्सन अपॉइंट कर रखा होगा, जो अपॉइंट कर रखा है वो टैक्स पे करेगा। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर।
नेक्स्ट हम देखते हैं लाइबिलिटी टू पे टैक्स, यानी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी होती है। ये हम कर चुके हैं वैसे नॉर्मली पूरे चैप्टर के अंदर, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी होती है। नॉर्मली देखें तो सप्लायर की होती है टैक्स पे करने की लाइबिलिटी, जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है उसकी लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर सप्लायर के अंदर कोई कमी है, उसने खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा या वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर नहीं आता, तो रेसिपेंट टैक्स पे करेगा। रेसिपेंट टैक्स पे करेगा इट मीन्स वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि सप्लायर जहाँ पे टैक्स पे करता है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, लेकिन जहाँ पे रेसिपेंट टैक्स पे करता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। अगर रेसिपेंट भी टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, कोई दूसरा केस है, तो वहाँ पे डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस, यानी कि जो पर्सन टीडीएस काट रहा है, जहाँ पे किसी ट्रांजैक्शन की लेन देन जो भी हुई है वो 2.5 लाख से ऊपर की हुई है, वहाँ पे जो डिडक्टर है वो पैसे काटने के लिए लाइबल होएगा सप्लायर जो है, फिर वो पैसे काट के 1 महीने के अंदर अंदर सरकार को डिपॉजिट करा देता है। फिर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिकली सारे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, वहाँ पे वो पर्सन टैक्स काटेगा और वो सरकार को पे करेगा, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव करेगा, या फिर उसका अपॉइंटर करेगा। ये था। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी कि किसके पास पावर्स होती है कुछ चीज़ों को टैक्स से छूट देने की। सेक्शन 11 के अंदर आता है, तो इसमें बताया हुआ है कि सरकार के पास जो है पावर होते हैं कि वो कुछ सप्लाईज़ को, कुछ चीज़ों को टैक्स से बाहर रख सकती है सेक्शन 11(1) के अंदर। और सेक्शन 11(2) के अंदर बताया हुआ कि कुछ सिचुएशंस में सरकार ऐसा कर सकती है कि वो कुछ चीज़ों को टैक्स से बाहर रखती है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सप्लाईज़ है जिनको सरकार टैक्स की लिमिट से बाहर रखती है। वो सेक्शन 11(1) के अंदर आता है कि अगर सरकार संतुष्ट है, उसे ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी लोगों के फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को, जैसे जो बेसिक नीड्स है लोगों की, उन चीज़ों को टैक्स से बाहर रखना ज़रूरी है, तो सरकार उन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगाती जो बेसिक नीड्स की होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इन चीज़ों पे सरकार जो है टैक्स नहीं लगाती है, जीएसटी नहीं लगाती। जीएसटी नहीं लगाती इट मीन्स बहुत कम रेट से उसके ऊपर टैक्स लगाती है, ताकि जो लोग पॉवर्टी लाइन से भी नीचे आते हैं वो भी उसको अफोर्ड कर सके। फिर सेक्शन 11(2) के अंदर बताया है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जब सरकार को ये लगता है कि लोगों की भलाई के लिए उसे कुछ चीज़ों को टैक्स से बाहर रखना चाहिए। वो काउंसिल से रिकमेंड करके, काउंसिल के साथ मतलब कि आपस में सुझाव करके कि ये चीज़ें ठीक है या नहीं है, जीएसटी काउंसिल से बातचीत करके उन चीज़ों को टैक्स की लिमिट से बाहर रख लेती है। बात यह है कि ये दोनों पावर सिर्फ सरकार के पास है, उसे जो चीज़ ठीक लगेगी कि इस चीज़ को टैक्स लिमिट से बाहर रखना चाहिए उस चीज़ को रख देगी। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस उसे ऐसे लगती है जैसे कि कभी कहीं पर बाढ़ वगैरह आ जाए, वहाँ पर वो टैक्स से छूट दे देती है सरकार। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है। तो यहाँ पे आज हमारा जीएसटी का 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।